हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन लर्निंग स्पेस साइंस बाय रचना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। माइंडफुल मतलब अवेयर, अटेंटिव या केयरफुल। तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब है खाने के प्रति सावधान रहना, यानी क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है। तो यह हमें अनहेल्दी फूड की जगह हेल्दी फूड हैबिट्स अपनाना सिखाता है। अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी मीन्स हमारी बॉडी को फिट, एक्टिव, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने की ओर जाने वाला रास्ता। सो द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द चैप्टर नेम इज, अगर हम सोच समझकर और सही तरीके से भोजन करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी यानी स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बन सकती है। This chapter is going to be super easy, interactive, and fun. So keep your NCRT book with you, take your notebook, and get ready to explore the science hidden inside your lunchbox. Let's start chapter. अब सबसे पहले एक संस्कृत श्लोक दिया गया है, कौरुक 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 कौरुक। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज हेल्दी, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। तो हित बुक यानी हित मतलब आपके जो हित में है, मित का मतलब कम मात्रा में, और ऋतु भुक मतलब ऋतु के अनुसार। तो इसे इंग्लिश में यहाँ नीचे डिफाइन किया गया है, वन हु इट्स फूड दैट इज वोलसम। वोलसम का मतलब है एनीथिंग दैट इज बेनिफिशियल टू योर फिजिकल हेल्थ। कोई भी जो खाना है, जो खाना आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, इन मॉडरेट क्वांटिटीज, मॉडरेट क्वांटिटी में होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए मात्रा खाने की, और एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न। और जो ऋतु है, जो सीज़न है, उसके अनुसार होना चाहिए, उस ऋतु के, उस सीज़न के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और टाइम के हिसाब से भी होना चाहिए और प्लेस के हिसाब से भी होना चाहिए। वाइज सेइंग, किसी वाइज पर्सन ने ये कहा है। तो आज का विचार लिखा हुआ है, थॉट ऑफ द डे, अनेन जातानी जीवंती, अनेन जातानी जीवंती, तैत्तरीय उपनिषद। ठीक है, तो मेदो एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे। मेदो और मिष्टी हैं, वो थॉट ऑफ द डे रीड करते हैं, जो कि उनके स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है। आज का थॉट क्या है, अनेन जतानी जीवंती, मेक्स देम क्यूरियस। जो आज का थॉट है उन्हें बहुत क्यूरियस बना देता है, जिज्ञासु बना देता है। मिष्टी टेल्स मेदू, मिष्टी मेदू को बताती है दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग, कि ये संस्कृत में लिखा है, जिसका मतलब है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। जो खाना है, जो भोजन है, वो लिविंग बींग्स को लाइफ देता है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। आइए चलते हैं, जो ये लिखा हुआ है इसका क्या रोल है और क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानें। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है चैप्टर में, व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। एक्टिविटी 3.1, लेट अस रिकॉर्ड, आइए रिकॉर्ड करते हैं। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरीडे, हम हर रोज़ खाना खाते हैं। फूड हमारी डेली लाइफ का एक एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी कंपोनेंट है। लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक, जो आपने पूरे हफ्ते में जो खाना खाया है, वो फूड आइटम्स आपको टेबल 3.1 में लिखने हैं। अब आपको ये टेबल दी गई है, फूड आइटम्स कंज्यूम्ड ओवर वीक, जो पूरे हफ्ते में आपने खाना खाया है, फूड आइटम्स खाए हैं, वो आपको लिखने हैं। आपने मंडे को क्या खाया, कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे राइस हो सकते हैं, दाल हो सकती है, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती है, परांठा हो सकता है, करी हो सकती है, फिश करी हो सकती है, और भी अलग अलग तरह के आइटम्स आप ऐड कर सकते हो जो आपने इस वीक खाए हैं। तो हर डे आपने अलग अलग खाना खाया होगा, अलग अलग वैरायटी खाई होगी। तो व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड। तो जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, आपकी जो टेबल में जो डाटा, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं फूड आइटम्स के बारे में। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइसेस वेरी। क्या जो आप
हर रोज़ एक तरह का खाना खाते हैं या फिर आपकी जो चॉइसेस हैं वो अलग-अलग है हर दिन। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज़ प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड, जो आपकी जो लिस्ट है आपके फ्रेंड्स के साथ भी कंपेयर करो कि उन्होंने क्या-क्या ऐड किया है। फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, आपको अपने फ्रेंड की लिस्ट में और अपनी लिस्ट में डिफरेंसेस भी देखने हैं और सिमिलैरिटीज़ भी देखनी है कि आपने कौन-सा फूड कंज़्यूम किया है और आपके फ्रेंड ने कौन-सा। व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या पाया? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, आपने जो इसमें डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ मिले हैं, आपको ये रिकॉर्ड करनी है अपने नोटबुक में। यू मे हैव नोटिस्ड दैट देयर इज़ अ वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड, आप देखेंगे कि जो आपने और आपके फ्रेंड ने जो एक हफ्ते में जो फूड खाया है, वैराइटीज़ जो खाई हैं, वो क्या हैं, वो अलग-अलग हैं, ठीक है? डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, तो क्या आप सोचते हैं कि जो ये डाइवर्सिटी है जो फूड की, अलग अलग तरह का जो ये भोजन है, खाना है, ये हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग मिलेगा? फूड इन डिफरेंट रीजन्स, भोजन अलग अलग रीजन्स में पाया जाने वाला। एक्टिविटी 3.2, लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अलग अलग जो स्टेट्स है उनमें अलग अलग तरह का फूड जो ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड होता है। ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड का मतलब है कि जो परंपरागत तरीके से खाया जाने वाला खाना, या फिर जो जनरेशन से खाया जाने वाला खाना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है, या फिर फेस्टिवल्स पर हम खास मौके पर जो खाना खाते हैं, तो ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड फूड और क्रॉप्स जो उस स्टेट्स में ग्रो होते हैं, तो उनके बारे में आप फाइंड आउट आप पता लगाएं। यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आप अपनी लाइब्रेरी की बुक्स से भी ये पता लगा सकते हैं, इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फैमिली और नेबर्स से भी ये इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। टेबल 3.2 में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऑलरेडी, और आप इसमें और भी स्टेट्स ऐड कर सकते हो इस डाटा में। तो ये जो है टेबल 3.2, सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, कुछ परंपरागत तरीके से खाए जाने वाले फूड आइटम अलग अलग स्टेट्स में। तो अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है पंजाब। पंजाब में आपको लोकली ग्रोन क्रॉप्स, जो वहाँ लोकल एरिया में, जो वहाँ के लोकल एरिया में जो क्रॉप्स ग्रोन होती हैं वो है मेज़, व्हीट, चिकपी, पल्सेस। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स वहाँ जो खाया जाता है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ये आपने बहुत सुना होगा। छोले भटूरे आपने खाए होंगे, परांठा, हलवा, खीर, ये सब वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है। बेवरेजेस में लस्सी, छाछ, बटर मिल्क या फिर टी, ठीक है। कर्नाटका में आपको मिलेगी राइस, रागी और उड़द दाल जो हैं, ये वहाँ की क्रॉप्स हैं, वहाँ के लोकल एरिया में जो उगती हैं। वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हो सकता है इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, मड, पालिया, रासम, राइस, ये वहाँ की ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं। वहाँ पर बीवरेजेस में ले सकते हैं बटर मिल्क, कॉफ़ी और टी, ये जो है पीने की चीज़ें हैं वहाँ पर जो कंज्यूम करते हैं लोग। और मणिपुर, देखो अब पंजाब जो था, जो पंजाब है वो नॉर्थ रीजन में आता है, कर्नाटका साउथ रीजन में आता है, और जो मणिपुर है वो कहाँ है, वो आता है आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो मणिपुर में लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं वो है राइस, बैम्बू, सोयाबीन। तो वहाँ की ट्रेडिशनली जो फूड आइटम्स हैं जो वो है राइस, इरोम्बा, इरोम्बा, इरोम्बा मतलब चटनी, चटनी को वहाँ लोकल भाषा में इरोम्बा बोलते हैं। उट्टी, येलो पीज होते हैं, ये ग्रीन ऑनियन करी होती है, इनका मिक्सचर होता है, उसे उट्टी बोलते हैं। सिंगजू, कंग सोई, ये वहाँ के ट्रेडिशनली जो कंज्यूम होते हैं वो फूड आइटम्स हैं। और पीने की चीज़ों में वो ब्लैक टी पीते हैं, ठीक है। एनी अदर स्टेट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। So why do we see diversity in traditional food consumed in various states or country? हम ये जो हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के जो ट्रेडिशनल फूड हैं वो क्यों हैं, अलग अलग तरह के क्यों हैं, डाइवर्सिटी क्यों है फूड आइटम्स में, ट्रेडिशनल फूड में। एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू, जो आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करो। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स, क्या ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जो कि पूरे स्टेट्स में जो स्टेट्स में है कॉमन है, या एक लिस्ट बनाइए उन आइटम्स की जो कि अलग अलग स्टेट्स में कॉमन है फूड आइटम्स। और यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स वाइल सम आर ईटन ओनली इन अ पार्टिकुलर स्टेट। आप क्या देखेंगे कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि कई सारे स्टेट्स में कॉमन है, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि इसी पार्टिकुलर स्टेट में आपको मिलेंगे और दूसरे स्टेट में नहीं मिलेंगे।
वट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स? जो ट्रेडिशनली फूड आइटम्स हैं उनमें और जो लोकली वहाँ पर ग्रोन हो रही है क्रॉप्स उस स्टेट में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। तो आप क्या देखेंगे कि जो वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है किसी भी स्टेट का, वो वहाँ की क्रॉप जो है लोकल वहाँ ग्रोन होती है उस पर बेस होता है। जो ट्रेडिशनल फूड है किसी भी स्टेट का वहाँ की लोकल क्रॉप पर बेस्ड होता है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। जो इंडिया है, जो भारत है, हमारा देश है, वो एक कृषि प्रधान देश है जिसमें अलग अलग तरह की सॉइल मिट्टी पाई जाती है और क्लाइमेट टाइप्स भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। Various crops are grown in different regions depending on the soil types and climate conditions. जो बहुत सारे टाइप्स जो क्रॉप्स के हैं जो अलग अलग रीजन्स में उगते हैं, ग्रोन होते हैं, वो वहाँ की सॉइल और वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग तरह के रीजन्स में फूड की जो चॉइसेस हैं वो वहाँ की जो खेती है, जो कृषि और की खेती है उस पर डिपेंड करेगी, कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स उस पार्टिकुलर रीजन में, और वहाँ के टेस्ट प्रेफरेंसेस पर भी डिपेंड करेगी और वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग भी होगी। ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम? जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है, खाने बनाने का जो तरीका है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ? ठीक है। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। आपने ये तो पढ़ा कि जो फूड हैबिट्स हैं, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो हर स्टेट्स में अलग अलग हैं, और फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो हमारे जो खाने की चॉइसेस हैं, फूड की जो चॉइसेस हैं, और उन फूड्स को जो खाना है, जो भोजन को बनाने का तरीका है, पकाने का जो तरीका है, वो भी अलग अलग है एक दूसरे से। ठीक। Have our food habits and cooking practices changed over time? जो हमारे जो भोजन, जो फूड हैबिट्स हैं और जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं, खाना बनाने का जो तरीका है, क्या वो टाइम के साथ चेंज हुआ है? आइए समझते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। एक्टिविटी 3.3, लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करनी है, उसमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है एल्डरली पीपल से, आपके जो घर में बड़े बूढ़े हैं उनसे, या आपके आस पड़ोस में जो हैं बड़े बूढ़े उनसे। उनकी क्या आपसे उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आप उनसे पूछना है कि उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं और जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो क्या फॉलो करते हैं। ठीक। फॉलोइंग आर सम सैम्पल क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो। तो व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू? किस तरह का भोजन आप अभी खाते हैं, अभी भी खाते हैं, और क्या भोजन, क्या किस तरह का फूड आइटम है जो कि आपने नया ऐड किया है अपने उसमें? जो आप पहले खाते थे वो फूड आइटम भी बताओ, और अब जो पहले खाते थे और अब भी खा रहे हो वो फूड आइटम भी, और कोई नया फूड आइटम भी आपको उनसे पूछना है। वट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम? जो खाना बनाने का तरीका है उनमें टाइम टाइम के साथ कैसे कैसे चेंजेस आए, ये क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। वट हैज़ कॉज दिस चेंजेस? जो चेंजेस हैं किस कारण से आए हैं वो आप ऐड करो। आप एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो इन एल्डरली पीपल के साथ। इन क्वेश्चंस पर बेस्ड एक इंटरव्यू आप कंडक्ट कर सकते हो। इन पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है एक ट्रेडिशनली स्टोव दिखाया गया है जिसे हम चूल्हा बोलते हैं। मॉडर्न गैस स्टोव दिखाया हुआ है जिसे हम अब यूज़ करते हैं, पहले चूल्हा यूज़ होता था। और इसके साथ साथ नीचे दिखाया गया सिलबट्टा। ये पत्थर का आइटम होता है, एक स्टोन ग्राइंडर इसे बोलते हैं इंग्लिश में, सिलबट्टा। इस पे चटनी बनाते थे और भी जो ग्राइंडिंग का काम था इस सिलबट्टे पर ही होता था पहले। और अब क्या आ गया है? अब आ गया है इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर। अब इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर हमारे यहाँ यूज़ होते हैं। तो ये क्या है? ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारे कुकिंग टूल्स में आए हैं समय के साथ साथ। वट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड? जो आपने इंटरव्यू कंडक्ट किए उनमें आपने क्या पाया? कुकिंग प्रैक्टिसेस, जिन्हें हम क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं, हैव चेंज्ड ओवर टाइम, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो चुकी हैं। आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस में। तो जो पहले के टाइम पे जो ज़्यादातर जो कुकिंग होती थी वो चूल्हे पर होती थी, और अब क्या है? अब हम ज़्यादातर मतलब सभी लोग लगभग मॉडर्न गैस स्टोव का यूज़ करते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग, जो ग्राइंडिंग का ज़्यादातर काम था वो मैन्युअली होता था, सिलबट्टे के द्वारा होता था, सिलबट्टा यूज़ किया जाता था मैन्युअली ग्राइंडिंग के लिए। अब क्या है? अब हम इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग के लिए। ठीक।
और भी जो फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, आप ये पता लगाइए जो कुकिंग और ग्राइंडिंग के और क्या क्या वेज हो सकते हैं, ठीक है। Why have these culinary practices changed over time? जो ये culinary practices हैं ये टाइम के साथ कैसे चेंज होती गई? These changes may be due to factors, ये इस तरह से भी चेंज हुई होंगी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। अब जैसे पहले तो लाने ले जाने में भी दिक्कत होती थी, तो अब क्या है, अब हम तभी ऑर्डर कर देते हैं, कभी अमेजन से, कभी फ्लिपकार्ट से, ऐसे ही अदर ऐप्स हम यूज़ कर लेते हैं शॉपिंग के लिए। तो ये क्या है, इससे हमें आसानी हुई है, ठीक है। और वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन जैसे किसी कंट्री में ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है तो वहाँ से इक्विपमेंट्स और ये जो जैसे गैस स्टोव है और भी ग्राइंडर है, ये किसी और देश से बन के भी हमारे देश में आते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है कारोबार वो बढ़ चुका है। तो इससे क्या है कि इसमें और क्या है, बेटर कम्युनिकेशन का भी तो एक बेटर इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। 3.2 व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हमारा भोजन है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक। मेदू एंड मिष्टी एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में जाते हैं जो कि उनके स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। इस ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल का थीम क्या होता है, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, कि हेल्दी खाओ और हेल्दी जियो। ये यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, ईट हेल्दी लिव हेल्दी यहाँ लिखा हुआ है, ये थीम जो है। और कहीं आपको राजस्थानी फूड की स्टॉल मिलेगी, कहीं गुजराती फूड की, कहीं आसमीज फूड की। The festival features various stalls displaying different kinds of traditional dishes. जो ये फेस्टिवल है यहाँ पर अलग अलग तरह की ट्रेडिशनल डिशेस की स्टॉल्स लगी हुई हैं। डॉक्टर पोशिता हैं जो कि है न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करती हैं दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। इसका मतलब है स्वास्थ्य ही परम धन है, ठीक है। जो हेल्थ है वही सबसे जो कीमती है वो धन है हमारा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। आइए जानते हैं, समझते हैं कि डॉक्टर पोशिता का इस स्टेटमेंट से क्या मतलब था। हैव यू एवर मिस द मील, क्या आपने कभी कोई भोजन मिस किया है, जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया हो, या फिर लंच मिस कर दिया हो, या फिर डिनर मिस कर दिया हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस मील, जब आप कोई खाना मिस कर देते हैं, भोजन मिस कर देते हैं, तो आपको कैसा फील होता है। जब भी आप खाना मिस करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो आप फ़ील करेंगे कि आपको थकान हो रही है, यू फील टायर्ड, लेस एनर्जेटिक, आपको कम ऊर्जा महसूस होगी। व्हाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस। आप क्या सोचते हैं कि कोई मैराथन रनर है जो रेस लगाते हैं, ये जो रनर हैं ये ग्लूकोज क्यों लेते हैं मैराथन के दौरान और रेस के बाद में भी। ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, जो ग्लूकोज है वो हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो एनर्जी के प्राइमरी सोर्सेज हैं हमारी डाइट में। इनमें सीरियल्स हो सकते हैं जैसे कि वीट, गेहूँ, राइस, चावल, मेज़, वेजिटेबल्स हो सकते हैं जैसे पटैटो, स्वीट पटैटो, फ्रूट्स हो सकते हैं बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो। ये कुछ सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, मेज़, मैंगो, पाइनएप्पल, बनाना, शुगर केन, पटैटो, स्वीट पटैटो, शकरकंदी जिसे बोलते हैं, वीट, राइस, बाजरा, ठीक है। ये कुछ सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या हम जानते हैं कि जो कॉमन शुगर जो हमारे घरों में होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स, तो जो हम विंटर्स में लड्डूज को प्रेफर क्यों करते हैं हमारी ट्रेडिशनल डाइट में। बेसन या फिर जो व्हीट फ्लोर होता है, बेसन या फिर गेहूं का आटा, और इसके साथ क्या है, घी। बेसन और घी, बेसन या फिर गेहूं का आटा और घी, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं लड्डू में। इनके साथ साथ एडिबल गम मिलाया जाता है जिसे हम गूंद बोलते हैं। नट्स और सीड्स भी अलग अलग तरह के मिलाए जाते हैं। घी जो है, घी या फिर और भी अलग अलग तरह के ऑयल्स जो आप इसमें डालते हो, ये कोई अलग तरह का कंपोनेंट हो गया जिसे हम फैट बोलते हैं। जो घी है और अलग अलग तरह के जो ऑयल्स हैं वो फैट के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि हम लड्डू में डालते हैं। Yes, my grandma told me that laddus rich in ghee and nuts provide energy to keep us warm.
हाँ, मेरी दादी माँ ने मुझे बताया था कि जो लड्डू हैं जिनमें कि घी और नट्स डला होता है, उनसे हमें एनर्जी मिलती है जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है विंटर्स में। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो फैट्स के जो सोर्सेज हैं वो हमें प्लांट्स से भी मिल सकते हैं और एनिमल्स से भी मिल सकते हैं। नट्स, ठीक है, जो नट्स हैं जैसे कि ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफली, वॉलनट्स जिसे हम अखरोट बोलते हैं, कोकोनट, नारियल एंड आलमंड्स, आलमंड्स मतलब बादाम, ये कुछ सोर्सेज हो सकते हैं। और इनके अलावा सीड्स हो सकते हैं जैसे कि पंपकिन सीड, कद्दू का बीज, सनफ्लावर सीड जो कि है सूरजमुखी के बीज जो हैं, आर सम सोर्सेज ऑफ फैट। ये क्या है, कुछ सोर्सेज हैं फैट के। फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। जो फैट है वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। अब यहाँ पर कुछ और सोर्सेज भी ऐड किए गए हैं जिसमें एनिमल बेस्ड भी सोर्सेज हैं जैसे कि कर्ड है, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, सीसम सीड्स, सोयाबीन, ग्राउंड नट, वॉलनट्स, सनफ्लावर, और ये, एक मिनट, ये पिस्टैचियोज हैं और बटर है। तो इनमें जो एनिमल बेस्ड हैं वो है बटर, कर्ड है आपका, ठीक है, और घी भी एनिमल बेस्ड है। ओके, और बाकी ये प्लांट बेस्ड आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसे नोट डाउन कर लेना। इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं इनको एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं, यानी कि जिनसे हमें एनर्जी मिले। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ऐसे और भी आइटम्स आप पता लगाओ जिनसे कि हाँ जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से रिच हों, उन सोर्सेज मिले हमें। अब आते हैं पोलर बियर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो पोलर बियर्स होते हैं वो क्या है, वो नॉर्थ पोल की तरफ रहते हैं, आर्कटिक रीजन में रहते हैं, कोस्टल एरियाज वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ ये रहते हैं। तो ये पोलर बियर्स होते हैं जो ये एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। ये अपने स्किन के अंदर बहुत सारा फैट जमा कर लेते हैं। दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स। जो ये फैट है इनको क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। अब हाइबरनेशन क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे सीज़न में, विंटर्स में जब क्या हो जाता है, फूड की स्कार्सिटी हो जाती है, खाना नहीं मिल पाता है और इतना ठंडा मौसम होता है, इसी वजह से इनको जीवित रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ये कई महीनों तक लंबी जो है स्लीपिंग करते हैं, कई महीनों तक ये सो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन। तो जो हाइबरनेशन है उसके दौरान जो ये फैट जो इन्होंने स्टोर किया है, जमा किया है, इससे ये एनर्जी लेते हैं, ठीक है, इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, जिसकी वजह से ये बिना कुछ खाए पिए कई महीनों तक जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, ये पोलर बियर की आपको पिक्चर दिखाई गई है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो इन इम्पोर्टेंट पार्ट और फूड। जो प्रोटीन्स हैं वो भी हमारी जो फूड है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और जो पल्सेज हैं, दालें हैं, वो क्या है, एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है, लार्ज क्वांटिटीज़ में, उनकी मसल्स बनाने के लिए। सो पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जो हम हैं जो है प्रोटीन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक्सीलेंट जो सोर्सेज है, प्लांट सोर्सेज हैं, वो हो सकते हैं पल्सेस, दालें हो सकती हैं, बीन्स हो सकती है, अलग अलग तरह की फलियाँ, पीज हो सकते हैं और नट्स हो सकते हैं, जो कि फिगर 3.4a में दिखाया गया है। देखो प्लांट सोर्सेज दिए गए हैं, मूंग दाल, तुवर दाल, किडनी बीन्स जिन्हें राजमा बोलते हैं हम, सोयाबीन, पीज है, मटर दिखाई गई हैं, ग्राम दिखाए गए हैं, चना दिखाया गया है। तो इससे अलग और क्या है, एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं प्रोटीन्स के, जो कि हैं मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। ये दिखाया हुआ है, चिकन है, मिल्क है, पनीर, एग, फिश, ठीक।
प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन से जो रिच फूड्स होते हैं, जिन फूड्स में बहुत सारा प्रोटीन होता है, वो हमारी बॉडी को ग्रोथ में और उसके रिपेयर में हेल्प करता है। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हाँ, और ग्रोथ होती है, हम मोटे भी होते हैं, हाँ, और इसके अलावा जो हमारी बॉडी में जो चोट लगती है, कहीं कई बार हम इंजर्ड हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के रिपेयर में भी ये हेल्प करते हैं। दीज आर देयर फॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, इसके सोर्सेज आप नोट कर लेना, हर एक जो कंपोनेंट्स है फूड के, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन है? प्रोटीन रिच फूड्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी डाइट में एक राइट अमाउंट होना चाहिए प्रोटीन का, मतलब ना ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए, जैसा कि हमने चैप्टर में शुरुआत में ही पढ़ लिया था, मॉडरेट क्वांटिटीज़ में होना चाहिए। तो एक राइट अमाउंट में जो प्रोटीन होगा बच्चों की डाइट में, जो ऐड होगा ग्रोइंग चिल्ड्रन की डाइट में, उससे क्या है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी और डेवलपमेंट हो पाएगी। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ? जो भी ऊपर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनमें से आपकी डेली लाइफ में कौन कौन से फूड कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में आपकी डाइट का हिस्सा है। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? क्या आपने कभी मशरूम्स को देखा है? ज़रूर देखा होगा, मार्केट में भी देखा होगा, कहीं कहीं पर आपको ये उगी भी दिखी जाएंगी। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये क्या है, ज़्यादातर की जहाँ पर धूप ना जाती हो, डार्कनेस में, और मॉइस्ट प्लेसेस मतलब कि नमी वाले एरियाज़ में ये ग्रो होती हैं, उगती हैं। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जो एडिबल मशरूम्स हैं, खाने लायक जो मशरूम्स हैं, देखो मशरूम्स भी कई तरह की होती है, कुछ बहुत सारी मशरूम्स ऐसी हैं जो कि खाने लायक नहीं होती है, उन्हें नहीं खाया जाता है, और कुछ मशरूम्स ऐसी होती हैं जो कि एडिबल होती हैं, जिन्हें खाया जा सकता है। और वो जो मशरूम्स होती हैं जिन्हें खाया जा सकता है, एडिबल जो होती हैं, वो क्या है, गुड सोर्स है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है एडिबल मशरूम्स, ठीक है। ये फोटो दिखाई गई है मशरूम की। तो जो ये चैप्टर है अब आगे और भी लंबा चलेगा, लेकिन ये जो है, इसके मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है इस चैप्टर का, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है इसलिए, ठीक है। थैंक यू। अब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और जो फूड कंपोनेंट्स के बारे में मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है, आप ओल्ड एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको फूड कंपोनेंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी, समझ हो जाएगी। सो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का। तो ओके, थैंक यू।